अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ मैं हूँ किरण खान। नाज़रीन, रियल एस्टेट वो वाहिद सेक्टर है जिससे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से आज ये ज़वाल पज़ीर है और अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर को सही मायनों में जो है इस सेक्टर की रहनुमाई करना चाहता है तो उसको जो अब बजट आ रहा है, जैसा कि आपको मालूम है जून आ चुका है, अब नया बजट आने वाला है 2024 का। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होंगी? क्या वो रियल एस्टेट के लिए कोई बजट लॉन्च करेगी? कुछ ऐसा रियल एस्टेट के लिए कोई इक़दामात करेगी जिससे रियल एस्टेट में जो है बेहतरी आएगी? इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नमान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के जो है सदर D12 मरकज़ के भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान साहब, आज सबसे पहले तो नुमान साहब से बात करेंगे। रियल एस्टेट से ये काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं और साथ ही साथ इस वक़्त रियल एस्टेट की जो पोज़ीशन है वो क्या है? जी नुमान साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। बिल्कुल टू द पॉइंट हम चलते हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बजट आने वाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अच्छी पॉलिसीज़ लाएगी गवर्नमेंट। इसके अंदर हमें कोई एमनेस्टी स्कीम वगैरह देंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है 2 साल से इसके अंदर काफ़ी ज़वाल पज़ीर है। इसके पहले बहुत अच्छा इसमें जा रहा था, ट्रांज़ैक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा थी। अ, ये बात में मुबालगा नहीं है कि जब जो टैक्स जो होते हैं वो डिविडेंड होते हैं हमेशा ट्रांजैक्शंस के। तो जब आप टैक्स इम्पोज करते हैं तो आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कम हो जाती हैं। अब आपको मैं मिसाल दूंगा, मैं ज़्यादा काम CDA सेक्टर में, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में करता हूँ, कि वहाँ पर आज से अगर 3 साल पहले आप चले जाएं तो तकरीबन डेली की जो ट्रांसफ़र्स थी एक सेक्शन की, वो तकरीबन 30 से 40 ट्रांसफ़र्स थी। अब वो रिड्यूस होकर 10 से भी कम रह गई हैं। तो इन्होंने टैक्सेस तो इंक्रीज कर दिए हैं कि 1% से 2% एंड 2% से 3%, और अब जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि वो अप टू 5% चली जाएंगी फाइलर के ऊपर। लेकिन मैं फिर गवर्नमेंट से इल्तमास करूंगा, जब आप बजट बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि जो टैक्स आप ज़्यादा इम्पोज करेंगे तो बहुत सारे हमारे सरमायाकार जो हैं वो यहाँ से अपना कैपिटल उठाकर ओवरसीज़ लेकर जा रहे हैं, बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो अभी जो 2 साल में रियल एस्टेट को प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, उसकी मेन वजह टैक्स है? मैं समझता हूँ टैक्सेस भी हैं, और जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारे जो इस्लामाबाद के अंदर ज़्यादा क्लाइंट था वो ओवरसीज़ था। ओवरसीज़ ज़्यादा अपनी करेंसी, ज़ाहिर है उनकी जैसे डिवैल्यू हुई है, या ज़्यादा अनफ क्या कह सकते हैं आप उसको, कि ज़्यादा हमारे जो PTI लवर्स थे और वो इमरान खान के ज़्यादा फॉलोअर्स थे जी। ज़्यादा ओवरसीज़ में, तो उस दौर के अंदर बाहर से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई। डॉलर भी ऑलमोस्ट स्टेबल था, 150-160 के अराउंड तकरीबन रहा है उनकी, जब तक गवर्नमेंट ख़त्म हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा प्लज हुआ, यहाँ पर पैसा इंजेक्ट हुआ। उससे हमारी जो इकॉनमी है, जो रियल स्टेट सेक्टर की मार्केट है, वो काफ़ी बूस्ट अप हुई थी। वो बूस्ट अप जैसे ही हुई तो हर बंदा को रोज़गार मिलने लगा, डेवलपर्स डेवलप करने लगे अपनी चीज़ें। ऑलमोस्ट जो मटेरियल भी था उसकी कॉस्ट भी काफ़ी इकोनॉमिकल थी, मटेरियल वाइज भी यहाँ पर काफ़ी सेक्टर। फिर एमनेस्टी स्कीम जो मुतारिफ करवाई थी, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा वो जो था वो एक उसका टर्निंग पॉइंट था, कि उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर आपने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, और 3 साल के अंदर जो उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगा लेगा और डेवलपर, उससे नहीं पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ से आया। तो उस वजह से उसके अंदर काफ़ी रोज़गार भी मुहैया हुआ। उसकी वजह से यहाँ पर बिल्डिंग्स भी बनी, सोसाइटीज़ आपको के सामने काफ़ी सारी बनी थी। तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है, ये जो अब बजट बनाने जा रहे हैं, इन चीज़ों को मलूज़े खातिर रखते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर, तमाम पार्टियों की मशावरत से, IMF की तलवार अपनी जगह, लेकिन जब आप स्टेक होल्डर्स को अपने साथ रखते हैं और स्टेक होल्डर्स की मशावरत के साथ कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली शायद आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, तो 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो क्लिक ऑन होते हैं, और वो माशाल्लाह उसको आप बूस्ट अप कर सकेंगे, और बाहर के इन्वेस्टर्स को और यहाँ के इन्वेस्टर्स को आप कुछ ऐसा दें, कोई ऐसी फ्रेंडली वो एमनेस्टी या कुछ ऐसा फ्रेंडली एक वो माहौल बनाएं, इन्वायरमेंट बनाएं, कि जिससे वो यहीं पर इन्वेस्ट करें और ये सेक्टर ज़रा थोड़ा सा। अच्छा, नुमान
नुमान साहब, मुझे बताइएगा, इतना अरसा आपने जो रियल एस्टेट को दिया, इतना टाइम दिया, आप क्या समझते हैं रियल एस्टेट में जो है, पहले क्या इस तरह टैक्सेस के हवाले से आपको कभी कोई मुश्किलात पेश आई हों खास तौर पर? देखिए, टैक्सेस तो पहले भी इम्पोज होते थे, लेकिन आज से अगर पहले चले जाते तो काफ़ी सारे टैक्सेस कम थे, पर इतना ओवर बर्डनाइज नहीं था। आई थिंक देखिए, बाहर अगर मुल्कों में रहते हैं, मैं ज़्यादातर यूरोप में मेरा काफ़ी टाइम गुजरा है, तो वहाँ पर भी टैक्सेस तो हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप टैक्सेस देते हो तो उसके अल्टरनेट गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट भी करती है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अगर हम टैक्स देते हैं, काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पर टैक्स दे के उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाई, तो उनको एफबीआर के लेटर्स आ गए कि आप उसको जस्टिफाई करें, और वो जस्टिफाई करने के लिए, अल्लाह माफ़ करे मैं आपको क्या कहूँ, कि इंस्पेक्टर के लेवल के ऊपर बंदे आते हैं, वो कैसे आपको ब्लैकमेल करते हैं, और वो तो ये चीज़ें जो सी है ना, हम समझें कि डीमोटिवेट करती हैं बाहर के ओवरसीज इन्वेस्टर्स को। और जब उनकी ऑलमोस्ट करेंसी भी आपकी जब डीवैल्यू साइड पे जा रही होती है, या फिर टैक्सेस भी आप उसको ओवर रेटेड कर देते हैं उस चीज़ को, तो फिर ये चीज़ें ज़रा उन लोगों को फैसिनेट नहीं कर पाती जैसे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि वो जो उनका मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन, वो ऑलरेडी टैक्सेस की सूरत में पे ऑफ कर देते हैं। तो सही। वो उनको जब अपना मार्जिन नहीं नज़र आता, तो वो फिर इससे हेजिटेंट हो जाते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि आपने पहले भी मटेरियल की बात की, मैं भी कहना चाहूँगी कि दिन ब दिन जो है कंस्ट्रक्शन के काम में मटेरियल सारा जो है उसमें भी एक इजाफा हुआ है उसके रेट्स में। तो क्या अभी जो है हालात चल रहे हैं, इस हवाले से कुछ मुश्किल पेश आती है खासतौर पे ये तो इस्लाम? ऑब्वियस सी बात है किरण, ये देखें, ये तो सिंपल सी बात है। ऐसे आपके डॉलर का रेट के साथ ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आपकी डॉलर की करेंसी ज़्यादा वो वेरी करेगी, तो उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन की सारी चीज़ें और वो सारा चीज़ें महंगी होती जाएंगी। तो जैसे मतलब अब आप लगा लें कि सीमेंट की आज से 2 साल या 2.5 साल पहले एक बोरी जो सी है 600 रुपये की मिला करती थी, अब वही बोरी 1100 या 1150 तक चली गई है। तो कॉस्ट काफ़ी सारी बढ़ गई है। तो इसी वजह से आप देखें कि 90% या 80% या 90% डेवलपमेंट जो सी है इस सेक्टर के अंदर, जो बिल्डिंग्स बन रही थी, जो घर बन रहे थे, जो अच्छा। प्लाजास बन रहे थे, वो कम हो चुकी हैं। अब से सारे 20% रह गए, और वो लोग रह गए जिन्होंने शायद पैसे लिए हुए हैं, और ऐसे डेवलपर्स भी हैं या ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो बेचारे पैसे ले चुके हैं, लेकिन अब उस रेट के ऊपर डिलीवर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, यहाँ मैं ये बस बात आपसे पूछना जी। चाह रही थी कि जैसा कि किसी भी शख्स ने कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो उसने एक मतलब काम ले लिया और उसका एक रेट फाइनल हो चुका है, और उसको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार है, यानी काम के लिए एक जी। लंबा प्रोसीजर है, तो जी। बाद में वो रेट्स बढ़ जाते हैं, तो क्या उसमें कोई भी? आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में फेस करनी पड़ रही हैं बिल्डर्स को। बिल्कुल, यहाँ पर आए दिन ऐसी एग्जांपल्स हमारे सामने आ रही हैं जहाँ पर आपस में फैसले हो रहे हैं या कोर्ट अदालतों में लोग जा रहे हैं। वो इसी वजह से है कि अगर आपने पर स्क्वायर फीट बेचा हुआ है, फॉर एग्जांपल 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बेचा हुआ है, जिसके अंदर 1,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़ आपका मार्जिन था और बाकी जो है ना वो कॉस्ट थी। तो अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब बिल्डर को ही 10,000 या 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे वो कैसे आपको डिलीवर कर पाएगा, तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से कि मटेरियल कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। प्लस देखें, जब आप कुछ ऐसी एमनेस्टी देते हैं या इस सेक्टर को थोड़ा सा आप, तो ये बैकबोन की हैसियत रखती है, इस बात को समझना होगा। भले आप इसको दो धारी तलवार समझें कि इसके अंदर बाहर की ब्लैक मनी आके पार्क होती है, या आपको आईएमएफ ये प्रेशराइज करता है कि यार आप इसके ऊपर ज़्यादा सख्ती करें क्योंकि गोल्ड के अंदर और इसके अंदर ज़्यादा आपका ब्लैक मनी पार्क हो रहा है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आपके मोस्टली आबादी इसके साथ रिलेटेड है, तो आप ऐसे इकदाम तो ज़रूर करें कि जिससे आपकी ब्लैक मनी या कोई ऐसा पैसा ना आके इंजेक्ट हो। लेकिन जो लोग आप वहाँ पर ओवरसीज, हमारे कितने सारे पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, तो ये एक बेसिक ज़रूरत है। एक घर, एक छत हर फैमिली की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से तजावुज़ कर रही है इस टाइम, ऐसा ही है। तो ये एक बेसिक ज़रूरत है। इस ज़रूरत को आप कभी भी इस तरह रोक नहीं सकते कि उससे आपकी बहुत सारी लेबर जो सी है ना वो फारिग बैठ जाएगी, घरों के अंदर बैठ जाएगी। ऐसा दिहाड़ीदार तबका जो रोज़ अपने लिए कमाता है और अपने बच्चों के लिए लेकर जाता है, वो बेरोज़गार हो जाएगा, और जब वो बेरोज़गार होकर सड़कों के ऊपर आ जाएगा तो ये सबसे बड़ा अलमिया होगा। पहली हमारी आबादी 2.5 करोड़ बच्चा आपकी स्कूल से महरूम है, वो बिल्कुल। अनएजुकेटेड है। बिल्कुल। तो आप ऊपर से उनको ऐसा बर्डनाइज कर दें कि वो स्कूल तो क्या, अपने जब रोटी के फाकों से तंग हो जाएंगे, तो वो कैसे आपके माशरे के अंदर या वो एक आपको इनपुट दे सकेंगे, या वो अच्छी सोसाइटी के अंदर अपना मुकाम पैदा कर सकेंगे कि जब उनको घर के अंदर रोटी मुयसर नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि जैसे
अभी किसानों का मामला जी आपके सामने है। बिल्कुल। किसानों के लिए आप देखें कि गंदम जिस जो बेचारों को घर में इतनी कॉस्ट नहीं पड़ी, जिस रेट के ऊपर गवर्नमेंट ने उसको फिक्स कर दिया कि इतना ऐसा ही है। पर मन दिया जाए, वो कैसे मतलब उस रेट के ऊपर बेच के अपने बच्चों को पालेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रियल स्टेट से हट के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि जी। वो अपना कारोबार करते हैं, तो उन्होंने कहा इस दफ़ा हमें मंदी का सामना करना पड़ा। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि किसान अपने बच्चों की शादियाँ, अपनी सारी कोई कोई भी गमी खुशी इन अरसे के अंदर रखते थे जब वो गंदम बेचते थे, और वो उसके बाद अपना फंक्शन प्लान करते थे। अच्छा। तो वो उस वक़्त कपड़े की भी खरीदारी करते थे, शायद गोल्ड की भी, कपड़ा, जूते, वो सारा कुछ उन्होंने उसी के मुताबिक प्लान किया होता था। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि किसान आपका मेन सेक्टर है, एग्रीकल्चर हमारा मेन सेक्टर है, 70% आपके लोग इससे रिलेटेड हैं। तो जब उनके पास पैसा नहीं आया, तो उन्होंने बायर भी बाइंग नहीं की। तो ऐसे बाजार जहाँ पर शायद इंसान का गुजरना मुश्किल होता था, तो आप गाड़ी भी ले जाएं तो वहां पर आप गुजर सकते हैं, क्योंकि वो सुनसान पड़े हुए हैं। बिल्कुल। इस वजह से कि जब आपने उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करना, अगेन मैं कहूंगा कि इस तमाम चीज़ों के लिए, इस पॉलिसी बनाने के लिए आपको अपने स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना होगा, उनकी मशावरत के साथ ऐसा बजट, अवामी बजट पेश करना होगा, ऐसा फ्रेंडली बजट पेश करना होगा जिससे आपके ये तमाम तबके वो समझें कि इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आपने भी तकवात तो अपनी ज़ाहिर कर दी, तो क्या गवर्नमेंट से आपको कोई उम्मीद भी दिखाई दे रही कि क्या ये जो नई हुकूमत है हमारी, जो पिछले कुछ टाइम से चल रही है और काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है, आपको भी पता है। तो बताइएगा कि क्या रियल एस्टेट के लिए वो कुछ ऐसा कर सकती है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्या वो इन्वेस्ट कर पाएँगे? रियल एस्टेट में कुछ बेहतरी आ पाएगी? यही एक मैं इसी के ऊपर बात हमने की थी पहले भी, कि देखें स्टेक होल्डर्स जब एक जगह के ऊपर बैठेंगे, हुँ। आईएमएफ का प्रेशर अपनी जगह, ये तो आप दो धारी, ये आपके सर पे लटक वो रही तो है, इसके आईएमएफ इसके हाँ, इसके ऊपर के इनकार अलावा तो नहीं कर बंदा चल सकते। भी नहीं सकता नहीं चल बिल्कुल। सकता, क्योंकि हम जिस स्टेज के ऊपर खड़े हैं, जो हमारी ऐसे ही गुज़श्ता हुकूमतों ने कर्जा कर्ज़ जात लिया है। लिया है, उनके ज़ाहिर है वो उनकी किस्त है, या जो भी आपने आईएमएफ का एक प्रोग्राम है, उसको तो आपने डेफ़िनेटली फ़ॉलो करना ही है। लेकिन उसके बावजूद आप जब अपने स्टेक होल्डर्स को बैठाएँगे, तो इतना बड़ा मुल्क है, जहाँ पर सब वसाइल हैं, जहाँ पर चारों साल के 4 मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, तो सारा कुछ। आपके पास डेफ़िनेटली ऐसे चीज़ें, मौक़े मौजूद हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके पास, स्किल्ड लेबर मौजूद है, कि जो आप अगर कुछ फैसिलिटेट करें, तो उसके अल्टरनेट आप दें। अगर आप इस रियल एस्टेट को इस वजह से ना चलने दें कि अगर रियल एस्टेट से आप बंदे हटेंगे तो इंडस्ट्री की तरफ जाएँगे, रियल एस्टेट से बंदे हटेंगे तो किसी और कारोबार की तरफ जाएँगे। तो हमें ये देखना होगा कि क्या हम बिजली उस कीमत के ऊपर आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सकें। जब आप उस रेट के ऊपर बिजली नहीं दे रहे, जब आपके पास गैस मौजूद नहीं है, बिल्कुल। तो आप कैसे इस सेक्टर को भी तबाह व बर्बाद कर सकते हैं? इस चीज़ के लिए आपको इतने बड़े-बड़े माशाल्लाह लोग बैठे हैं, एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, माहिर मुआशियात बैठे हैं, तो उन लोगों को सर जोड़कर ज़रूर बैठना चाहिए कि आईएमएफ को भी ज़रूर वो पूरा करें, लेकिन साथ-साथ अपनी अवाम को, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो यहाँ पर पैसा लाना चाहते हैं, जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, बजाय यहाँ से पैसा लेकर जा रहे हैं, बाहर लेकर जा रहे हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि आज से 3 साल पहले ये सूरत-ए-हाल थी कि लोग कहते थे कि यार इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर हम यहाँ पर पैसे दे देते हैं, तो कोई ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान में हमें पैसे दे दे। वैसे बैंकिंग चैनल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऐसे हुआ ही था, है। जिससे काफ़ी सारा पाकिस्तान को रेवेन्यू भी जनरेट हुआ था और पैसा काफ़ी सारा आया था। लेकिन अब किरण बिल्कुल समझें कि सूरत-ए-हाल चेंज हो गई है। अब सूरत-ए-हाल ऐसी चेंज हो गई कि अब लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर ले लें। क्या हुँ। आप हमें पैसा ऑस्ट्रेलिया दे सकते हैं? क्या आप हमें पैसा कनाडा दे सकते हैं? क्योंकि बैंकिंग चैनल से यहाँ से भेजना पैसा बहुत मुश्किल है। हाँ, वहाँ से वो भेज पाते थे। लेकिन फिर भी वो भी एक लिमिटेड तादाद में, ज़ाहिर है वो भी आपको पता है कि वहाँ पर भी अपने-अपने उनके कानून हैं, और वहाँ पर भी मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल प्रॉब्लम्स हमें पेश आती हैं पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि जो पाकिस्तान का शहरी है और पाकिस्तान का जो वो है, वो अपनी साख खो चुका है।
आप आज से 4-10 साल पहले, मैं खुद इंग्लैंड में रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर हम आपस में जब बात किया करते थे, हमारे बहुत सारे दोस्त इंडिया से बिलोंग करते थे, बहुत अच्छे रवाबित थे उनके अच्छा। अंदर, ये सारा ऐसा। तो उनके साथ हम बात करके अपनी इकॉनमी को कहीं न कहीं कंपेयर कर लिया करते थे। लेकिन आज बिल्कुल सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। शायद मतलब अब हम उनके साथ बात करें तो शायद एक अहमकाना सा बात लगती है कि उनके साथ उनकी इकॉनमी कहाँ पर और हमारी कहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन ये रिसेंट डेज़ के अंदर हुआ है। हमारे देखते-देखते सब कुछ चेंज हो गया। तो जब ऐसे चेंज हो सकता है कि हम तो अच्छी तरफ भी हम जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे मुल्कों की मिसाल है। जापान के अंदर आप देख लें कि उन्होंने कैसे तरक्की की, वहाँ पर तो बिल्कुल सारा कुछ एक दफ़ा ख़त्म हो गया था। जर्मनी की बिल्कुल। मिसाल हमारे सामने है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट बनने के बाद उनको हमने कर्ज़ा दिया था। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान से हल होते हैं। इतनी बड़ी आपके पास जब मैन पावर हो, इतना बड़ा आपके पास मुल्क हो, तो चंद कोई बुनियादी चीज़ों के ऊपर अमल करके आप बहुत अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं और उसके अंदर आप रिलीफ देकर अवाम भी खुशहाल हो जाती है। आज बिल्कुल, बांग्लादेश की बिल्कुल मिसाल, हम उम्मीद मलेशिया, करते हैं कि इंडिया। गवर्नमेंट ऐसा कोई बजट लाज़मी पैदा करे, लॉन्च करे जो ख़ास तौर पर रियल एस्टेट के लिए जो है जी, फ़ायदेमंद हो। बिल्कुल जी, एक तो बैकबोन है आप उसकी। सदर D12 मरकज़ के हैं, तो आप मुझे बताएँ कि अभी D12 मरकज़ की क्या पोज़ीशन है? T12 मरकज़ या अल्हम्दुलिल्लाह एक उभरता हुआ नया सेक्टर है। F10 और F11 के बाद जब CDA सेक्टर ने उसको पोजेशन देना शुरू किया, तो सब लोगों ने वहाँ पर इसलिए पैसा ले रहे क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल वो बॉटम ऑफ द हिल्स है, बिल्कुल फुट ऑफ द माउंटेन्स, बहुत प्यारा उसका उधर से व्यू है। तो इस वजह से वो एक नई एवेन्यू भी खुली है, ईरान एवेन्यू, जो यहाँ से आपको मारगला रोड से कनेक्ट करती है सीधा GT रोड के ऊपर संजानी टूल प्लाजा के पास। तो इस चीज़ ने, इस सराउंडिंग्स ने उसको D12 को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। तो वहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, KFC वगैरह, लेयर्स बेकरी, और यहाँ पर काफ़ी सारे नए ब्रांड्स और काफ़ी सारे बैंक्स ओपन हो चुके हैं। और उनका जो रेजिडेंशियल सेक्टर की बात की जाए तो उसका मुकाबला आप F10 F11 से करें तो उनकी जो रेट्स हैं वो सेम हो चुके हैं D12 की और F10 F11। ज़बरदस्त। और आखिर में आप क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में पैगाम अगेन मैं देना चाहूँगा जी, बिल्कुल, कि ऐसा अवाम दोस्त बजट पेश किया जाए जिससे अवाम खुशहाल हो, जिससे किसान खुशहाल हो, जिससे रियल स्टेट इंडस्ट्री आपकी चले। जब रियल स्टेट इंडस्ट्री चलेगी तो इससे अलाइड 72 इंडस्ट्रीज चलेंगी, 72 इंडस्ट्रीज इससे मुल्हिका हैं और सब लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत-बहुत शुक्रिया नुमान साहब। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद थे मोहम्मद नुमान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन और सदर D12 मरकज़। आज हमने बात की रियल एस्टेट के हवाले से और ख़ास तौर पर रियल एस्टेट में जो प्रॉब्लम्स थी, जो रियल एस्टेट का सेक्टर मसाइल का शिकार था, और जो कि आपको पता है बजट आने वाला है। इन लोगों की गवर्नमेंट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा बजट लॉन्च हो जिसमें रियल एस्टेट के लिए ख़ास तौर पर इक़दामात किए जाएँ और रियल एस्टेट के बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए। तो इसी तरह इनकी भी बहुत सारी उम्मीदें और मज़ीद जो भी दीगर कारोबारी मराकज़ हैं, जो हर इंसान की जो है गवर्नमेंट से ही उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट आएगी, कुछ बेहतरी लाएगी, बजट नया आ रहा है, हर इंसान की जो नज़र है इस वक्त बजट की तरफ है। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस बार जो बजट पेश करने वाली है वो तमाम जो है कारोबारी मराकज़ के लिए बेहतर साबित हो। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पायल में गीत है छम छम के, भूला के चले री गुरी थम थम के, के महफिल जवान है, हंसी है, तू जो नहीं है तो दीवाना बनाना